हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई एक कोरियन सर्वाइविंग सीरीज स्क्विड गेम को एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 और इस सीरीज ने हर जगह काफी वाहवाही बटोरी है। इस सीरीज में कुल 9 एपिसोड्स है और आज मैं इन सारे एपिसोड्स को बिना किसी सस्पेंस के एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने इस सीरीज के मेन कैरेक्टर सियोंग जी यून के बचपन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ स्क्विड गेम खेल रहा था और अंत में वो ये खेल जीत भी जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम जी यून को अपने लाइफ के स्ट्रगलिंग पॉइंट पर देखते हैं, जहां उसने काफी सारा लोन लिया हुआ था और अपनी बूढ़ी माँ के कमाई पर पूरी तरह निर्भर था। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने उसे डाइवोर्स देकर किसी और से शादी कर ली थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका 10वां बर्थडे था उस दिन, और जी यून की माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटी को फ्राइड चिकन खिला सके। पर हम जी यून को अपने माँ के ATM से पैसे चुराते और उन पैसों से जुआ खेलते देखते हैं। आखिर में जी यून काफी सारा पैसा जीत जाता है, पर अपने कर्जदारों से भागते समय एक लड़की से टकराने के बाद वो नोटिस करता है उसके पैसे चोरी हो चुके थे और चोर और कोई नहीं, वही लड़की थी। खैर, वो कर्जदार उसे उसके बॉडी पार्ट्स बेचने की धमकी देकर चले जाते हैं। जी यून काफी मुश्किल से अपने बेटी को उसके बर्थडे पर फिश एंड राइस केक खिला पाता है और उसे गिफ्ट में एक गन शेप्ड लाइटर देता है। उस खराब दिन के बाद जी यून मेट्रो स्टेशन पर एक मिस्टीरियस आदमी से मिलता है, जो उसे एक गेम खेलने और जीतने के बदले कुछ पैसे एज ए रिवॉर्ड देने को ऑफर करता है। पर जैसे कि जी यून के पास पैसे नहीं थे, हर बार गेम हारने पर वो आदमी उसे एक चाटा मारता है और कई बार हारने के बाद जब वो जीत जाता है तो उन पैसों के साथ वो आदमी उसे अपना कार्ड देता है और उसे ऐसे ही गेम्स के बदले पैसे जीतने का ऑफर देकर वहां से चला जाता है। रास्ते में जी यून अपने बचपन के दोस्त सैंगवो के माँ के शॉप पर रुकता है और कुछ मछलियाँ खरीदता है, जहाँ सैंगवो की माँ सैंगवो की काफी बड़ाई करती है। उसी रात जी यून को अपने माँ से पता चलता है कि उसकी बेटी अपने माँ और सौतेले पिता के साथ 1 साल बाद US में शिफ्ट होने वाली है। इसीलिए वो उस गेम में जाने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो अपने बेटी की कस्टडी ले सके। गेम में ले जाने के लिए उसे एक कैब ड्राइवर आता है जिसने मास्क पहना हुआ था और सारे प्लेयर्स उस कैब में सो रहे थे। कैब में बैठते ही एक गैस के जरिए जी यून को बेहोश कर दिया जाता है और फिर उसकी आंख खुलती है एक बड़े से रूम में दूसरे प्लेयर्स के साथ, जिन्होंने ग्रीन जंप सूट पहने हुए थे जिन पर नंबर्स लिखे हुए थे। वहाँ जी यून की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो उस गेम का नंबर 1 प्लेयर था और जी यून सबसे आखिरी प्लेयर 456 था। यहाँ कोई किसी को नाम से नहीं जानता था, सब एक दूसरे को नंबर से ही जानते थे। थोड़ी देर बाद जी यून और दूसरे प्लेयर एक गैंगस्टर प्लेयर नंबर 101 को प्लेयर नंबर 67 को बुली करते देखते हैं। यहाँ जी यून प्लेयर 67 को पहचान जाता है कि वो वही चोर है जिसने उसके पैसे चुराए थे। वो उससे पैसे मांगने लगता है, पर तभी वहाँ मास्क पहने हुए कुछ वर्कर्स पिंक जंप सूट में वहाँ आके सबका वेलकम करते हैं। जी यून वहाँ अपने उसी बचपन के दोस्त सैंगवो को पहचान जाता है, जिसकी माँ की शॉप पर वो इससे पहले भी गया था। यहाँ वर्कर्स उन सबको बताते हैं कि वहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सब फाइनेंशियली काफी खराब हालत में हैं और अगर उन्हें पैसे जीतने हैं तो उन्हें 6 दिन तक यहीं रुककर 6 गेम्स खेलने होंगे और एक बड़े से ग्लास पिगी बैंक में हर गेम के बाद पैसे भरे जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं था कि वहाँ हो क्या रहा था। उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है जिसमें सिर्फ 3 ही रूल्स थे। उन सब प्लेयर्स को पहले गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें बचपन में खेला गया एक गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलना था। इस खेल में एक बड़ी सी डॉल थी जो पेड़ की तरफ मुड़ के कुछ बोलने तक ही प्लेयर्स मूव कर सकते थे। जो भी उस डॉल के मुड़ने पर हिलता हुआ पाया गया उसे
उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उन सबके पास सिर्फ 5 मिनट थे दूसरे तरफ पहुंचने के लिए। जल्द ही सबको एलिमिनेट होने का मतलब समझ आ जाता है जब पहले प्लेयर को गोली मार दी जाती है। सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं जिसके वजह से कई सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। बचे हुए प्लेयर्स गेम को कंटिन्यू करते हैं प्लेयर नंबर 1 को देखकर, जो जल्दी से गेम में आगे बढ़ रहे थे। सैंगवो जी यून को बताता है उसे खेलना होगा, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। वो उसे बताता है डॉल के आंखों में सेंसर लगा है, इसलिए उसे किसी प्लेयर के पीछे छिप के खेलना होगा। हम एक सीन में काले कपड़ों और मास्क पहने हुए एक फ्रंटमैन को देखते हैं जो सब पर नजर रखा हुआ था। पूरे गेम के दौरान कई सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। एक प्लेयर 199 जी यून को गिरने से बचाता है और बड़े ही मुश्किलों के साथ जी यून सैंगवो के तेज दिमाग और प्लेयर नंबर 199 की ताकत के वजह से गेम को टाइम से पार कर लेता है। और जो प्लेयर्स टाइम से फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाते उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। वापस कमरे में आने के बाद सबको पता चलता है कि 456 प्लेयर्स में से 201 प्लेयर्स ही बचे हैं। सब काफी डरे हुए थे। प्लेयर नंबर 212 उन वर्कर्स के सामने उसे जाने देने के लिए गिड़गिड़ाती है। उसे देख कई सारे प्लेयर्स वहां से जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर वर्कर्स उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के रूल याद दिलाते हैं कि कोई भी प्लेयर गेम छोड़ के नहीं जा सकता और जो प्लेयर खेलने से मना करेगा उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। पर तभी सैंगवो याद दिलाता है तीसरे रूल के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स अगर चाहे तो पूरा गेम ही खत्म हो सकता है और वो वोटिंग के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर उन सबको रोकने के लिए वोटिंग से पहले उस पिगी बैंक में एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के पैसे भर दिए जाते हैं, जिसमें हर एक प्लेयर के लिए 100 मिलियन थे और अगर वो सब खेलना नहीं चाहेंगे तो वो पैसे एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के फैमिलीज को इक्वली बांट दिए जाते। ये देख काफी सारे लोगों का दिमाग चेंज हो जाता है और वोटिंग में 100 लोग घर जाना चाहते थे और 100 लोग खेलना चाहते थे। पर प्लेयर नंबर 1 घर लौटने को चुनता है और मेजॉरिटी के साथ सारे प्लेयर्स को घर भेजने से पहले वर्कर्स सबको बताते हैं कि वो सब अगर चाहे तो गेम फिर से स्टार्ट हो सकता है। सबको अपने घर भेज दिया जाता है, जहां सैंगवो प्लेयर नंबर 199 को बस के लिए पैसे देता है और सिर्फ जी यून ही पुलिस को उस गेम के बारे में इन्फॉर्म करता है। पर कोई उस पर भरोसा नहीं करता। पर डिटेक्टिव हुआंग जुन हो को जी यून के पास उस गेम के कार्ड को देखकर थोड़ा डाउट होता है। जी यून सैंगवो से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि सैंगवो कर्जे में डूबा हुआ है और पुलिस उसे कभी भी अरेस्ट कर सकती है। जी यून को आगे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है, पर उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जुन हो अपने भाई को ढूंढते हुए उसके रेंटेड रूम पर जाता है जो लापता था और उसे वही सेम गेम कार्ड अपने भाई के रूम में मिलता है जो उसने जी यून के पास देखा था। हम प्लेयर नंबर 67 को देखते हैं जो अपने भाई को अनाथालय में मिलने जाती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो अपने पेरेंट्स को जल्द ही वहां ले आएगी। प्लेयर नंबर 199 अली अपने बॉस से अपनी सैलरी मांगता है, पर बॉस के मना करने पर वो बॉस से पैसे छीनकर भाग जाता है और इन सब में उसके बॉस की उंगली मशीन में आ जाती है। अली उन पैसों को अपने बीवी को देता है और बच्चे के साथ वापस पाकिस्तान भेज देता है। हम प्लेयर नंबर 67 को एक एजेंट से मिलते देखते हैं जो उसे बताता है उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसकी माँ को बॉर्डर क्रॉस करते समय पकड़ लिया गया था। वो एजेंट और पैसे मांगता है उसकी माँ को उसके पास लाने के लिए। प्लेयर नंबर 67 उसे पैसे देने के लिए रेडी हो जाती है। जी यून अपने माँ के ट्रीटमेंट के लिए अपने दोस्त से पैसे मांगता है, पर वो उसे मना कर देता है। उसी रात जी यून प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो गेम में दोबारा जाने की बात उससे कहते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और वो कुछ भी याद नहीं रख पाते थे और उनके पास भी ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे। हम आगे प्लेयर नंबर 101 को देखते हैं जिसने कई सारे पैसे उधार लिए हुए थे और वो कर्जदारों से बचने के लिए ब्रिज से कूदकर अपने को बचाता है। हम जी उनको अपने एक्स वाइफ के पास पैसे मांगते देखते हैं, जहां उसके वाइफ का हस्बैंड उसे उसके बच्ची से दूर रहने के बदले पैसे देता है, पर जी उन वहां से वो पैसे
पैसे लिए बिना वापस चला जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। घर लौटते ही जीउन को डिटेक्टिव जुनहो उस गेम के बारे में पूछता है, पर अब जीउन ने वापस गेम में जाने का मन बना लिया था तो वो डिटेक्टिव को कुछ नहीं बताता। पर जब जीउन को वो टैक्सी पिक करने आती है तो डिटेक्टिव उसका पीछा करता है। हम कई सारी गाड़ियों को प्लेयर्स के साथ एक शिप पर चढ़ते देखते हैं। डिटेक्टिव जीउन के गाड़ी में छुप जाता है और मौका देखते ही वो एक वर्कर को मार के उसकी जगह लेकर स्टाफ में घुस जाता है। उन सारे प्लेयर्स को एक अननोन आइलैंड पर ले जाया जाता है जिसका पता किसी को नहीं था। सारे प्लेयर्स की आंखें खुलती है तो वो खुद को फिर से उसी कमरे में पाते हैं और इस बार बचे हुए 201 प्लेयर में से 187 प्लेयर्स ही वापस आए थे क्योंकि बाहर भी उन सबकी जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। क्योंकि अब सबको उस गेम के बारे में थोड़ा बहुत पता था तो वो सारे प्लेयर्स टीम्स में बढ़ गए थे। जीउन, सैंगवो, अली और प्लेयर नंबर 1 एक टीम में थे और उन्हें पता था कि जो भी गेम उनसे खिलवाया जाएगा वो वही गेम्स होंगे जो उन लोगों ने बचपन में खेले थे। प्लेयर नंबर 101 ने भी एक ग्रुप बना लिया था। प्लेयर नंबर 212 उसके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती थी पर वो उसे मना कर देते हैं। तभी फ्रंटमैन उन बाकी के प्लेयर्स पर वर्कर को नजर रखने को कहता है जो गेम में वापस नहीं आए थे। हम आगे डिटेक्टिव को देखते हैं जो वर्कर 29 के रूम में रेस्ट करने जाता है और वो ये देखकर सरप्राइज रह जाता है कि उन सब वर्कर्स के रूम में भी सीसीटीवी लगे थे और उन्हें अपने साथियों के सामने मास्क उतारने की भी परमिशन नहीं थी। रात को प्लेयर नंबर 212 और 67 वॉशरूम के बहाने रूम से निकल जाते हैं जहां प्लेयर नंबर 212 अपने साथ छुपा के लाए सिगरेट को पीने के लिए गई थी और प्लेयर नंबर 67 अपने साथ लाए हुए चाकू के साथ जासूसी करने गई थी। कुछ प्लेयर इस बार अपने साथ एक दो सामान छुपा के लाने में कामयाब हो गए थे। प्लेयर नंबर 67 एसी डक्ट से होते हुए वर्कर्स को चीनी पिघलाते देख लेती है और प्लेयर नंबर 212 उसकी हेल्प करती है ताकि वो जो भी देखे उसे आके बताए। दूसरे तरफ डिटेक्टिव अपने फोन में सारी चीजें नोट करता है और किसी वर्कर के जोर जोर से खांसने की आवाज से उसे थोड़ा डाउट होता है। दूसरी तरफ सैंगवो प्लेयर नंबर 67 और 212 को बात करते सुन लेता है। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम हम प्लेयर नंबर 111 को अपने बन से एक कागज निकालते देखते हैं। गेम में जाते टाइम सैंगवो प्लेयर नंबर 67 से जान लेता है उसने रात में क्या देखा था। इस बार प्लेयर्स के सामने 4 शेप्स थे, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार एंड अम्ब्रेला। ये सब देखकर सैंगवो नेक्स्ट गेम को समझ जाता है और सबसे आसान शेप ट्रायंगल चुनता है। अली सर्कल और प्लेयर नंबर 1 स्टार चुनते हैं और जी उनको सबसे कठिन शेप अम्ब्रेला मिलता है। सैंगवो गेम जानते हुए भी जी उनको शेप को चुनने से नहीं रोकता। सब प्लेयर्स को शेप चुनने के बाद एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें एक सुई और शुगर कैंडी में शेप्स बने हुए थे और सबको अपने चुने हुए शेप को सही सलामत उस सुई से खोदकर बाहर निकालना था। सैंगवो, प्लेयर नंबर 67 एंड 111 जिन्होंने गेम को समझ के इजी शेप चुना था वो गेम कंप्लीट करके निकल जाते हैं। अली भी गेम कंप्लीट कर लेता है। प्लेयर नंबर 212 अपने लाइटर के हेल्प से गेम कंप्लीट करती है और प्लेयर नंबर 101 को अपना लाइटर देकर उसकी हेल्प करती है। तभी डिटेक्टिव को उसका सीनियर गलत ड्यूटी करते पकड़ लेता है और उसे गेम के बाद उससे मिलने को बोलता है। काफी सारे प्लेयर्स उस गेम में भी मर चुके थे और जीउन भी स्ट्रगल कर रहा था। हम जीते हुए प्लेयर्स में से प्लेयर नंबर 111 को एक वर्कर के साथ कहीं और जाते देखते हैं जिसे एडमिन का एक वर्कर कैमरे के नजरों से छुपा देता है। मतलब कुछ और भी खतरनाक चीज हो रही थी उस गेम के अंदर जो कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ टाइम निकल रहा था और तभी जी उनको आइडिया आता है कि वो कैंडी को चाट के शेप को अलग कर सकता है। उसे ऐसा करते देख प्लेयर नंबर 1 और उसके आसपास के प्लेयर्स भी वही ट्रिक अपनाते हैं। एट लास्ट जीउन और प्लेयर नंबर 1 भी टाइम पर गेम खत्म करके वहां से निकल जाते हैं पर एक प्लेयर मरने के डर से एक वर्कर को अपना होस्टेज बना लेता है और उसका मास्क उतरवा लेता है। इसके बाद वो प्लेयर डर के मारे खुद को ही गोली मार
कर लेता है और फ्रंटमैन उस वर्कर को भी मार डालता है क्योंकि उसका फेस रिवील हो चुका था और ये वर्कर वही सीनियर था जिसने डिटेक्टिव को गेम के बाद मिलने को कहा था। पर अब डिटेक्टिव फिर से सेफ था और वो उस सीनियर का मास्क भी ले लेता है ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो उसका यूज कर सके। इस गेम के बाद 108 प्लेयर्स जिंदा बचे थे। इसके बाद सबको खाने में एक अंडा और एक सोडा दिया जाता है जो कि काफी कम खाना था। और अब प्लेयर नंबर 212 101 के टीम में शामिल हो चुकी थी क्योंकि उसने प्लेयर 101 की हेल्प की थी। प्लेयर नंबर 101 के टीम मेंबर्स दोबारा लाइन में लग के खाना लेते हैं जिसके वजह से 5 लोगों को खाना नहीं मिलता। प्लेयर 271 प्लेयर नंबर 101 से अपना खाना वापस मांगता है और उनके हाथापाई में प्लेयर 271 मर जाता है और वहां के वर्कर्स इस चीज पर कुछ भी नहीं कहते। प्लेयर 271 के मरते ही उसके हिस्से की रकम भी पिगी बैंक में डाल दी जाती है और अब सबको खुली छूट थी कि वो किसी को भी मारे, उस गेम के मैनेजमेंट को फर्क नहीं पड़ता और प्लेयर्स के लिए भी ये अच्छा था। जितने प्लेयर्स कम होते जाएंगे उनकी रकम बढ़ती जाएगी। हम प्लेयर 111 को कुछ वर्कर्स के साथ मरे हुए प्लेयर्स की बॉडी पार्ट्स को निकालते हुए देखते हैं। असल में प्लेयर 111 एक डॉक्टर था और वो कुछ वर्कर्स के साथ मिलकर मरे हुए प्लेयर्स की बॉडी पार्ट्स को निकालने में हेल्प करता था जिसे वो वर्कर्स बेचते थे मैनेजमेंट से छुपकर और डॉक्टर को उसके बदले एक्स्ट्रा खाना और गेम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी। एक वर्कर डॉक्टर को बताता है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग टीम में शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि जानबूझकर प्लेयर्स को कम खाना दिया गया है ताकि वो आपस में लड़के मर जाएं और कमजोर प्लेयर्स से छुटकारा पाया जा सके। डॉक्टर रूम में वापस आके प्लेयर 101 को उसे टीम में लेने को कहता है पर कोई उसे नहीं लेना चाहता था। पर डॉक्टर प्लेयर 101 को बताता है उसे नेक्स्ट गेम के बारे में पता है जिसके बाद डॉक्टर भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। थोड़ी देर बाद रूम का लाइट बंद होते ही सारे प्लेयर्स एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। प्लेयर 67 को भी प्लेयर 101 मारने की कोशिश करता है पर जी उनकी टीम उसे बचाती है और जी उनकी टीम प्लेयर नंबर 1 को कहीं ना पाकर उन्हें ढूंढती है पर प्लेयर नंबर 1 के चिल्लाने और रोने से वर्कर्स आके सब रोकते हैं। इस हमले में कई सारे प्लेयर्स मारे जा चुके थे और अब सिर्फ 80 प्लेयर्स ही बचे थे। अब जी उनके टीम में 5 मेंबर्स थे। प्लेयर 67 ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था। जी उन यहाँ अपने टीम मेंबर्स का नाम पूछता है, सब अपना अपना नाम बताते हैं। प्लेयर 67 का नाम कैंगसाई ब्योक था और प्लेयर 1 को अपने ब्रेन ट्यूमर के वजह से अपना नाम ही याद नहीं था। हमें यहाँ प्लेयर 101 का नाम डियोक्सू और प्लेयर 212 का नाम हैनमी न्यू भी पता चलता है। डिटेक्टिव इस बार उस खासने को डिकोड कर लेता है जो एक मैसेज था वर्कर 29 के लिए। नेक्स्ट गेम के लिए प्लेयर्स को 10-10 लोगों की टीम बनाने को कहा जाता है और प्लेयर 101 को उस गेम के बारे में पता था, इसीलिए वो प्लेयर 212 को धोखा देकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बना लेता है। जी उनकी टीम में ऑलरेडी 5 लोग थे, उनमें से एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की थी, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की तलाश कर रहे थे। काफी ढूंढने के बाद उनके टीम में 9 प्लेयर्स हो पाते हैं और प्लेयर 212 भी उन्हें ज्वाइन करती है। जी उनकी टीम काफी कमजोर थी क्योंकि उनके टीम में 3 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी था। नेक्स्ट गेम टग ऑफ वॉर था और पहले टीम फर्स्ट और टीम 7th में गेम होता है। टीम फर्स्ट प्लेयर नंबर 101 की थी जो स्ट्रॉन्ग थी। वो काफी आसानी से गेम को जीत जाते हैं और हारी हुई टीम के प्लेयर्स ऊपर से गिर के मर जाते हैं। इस गेम को काफी ऊंचाई में सेट किया गया था और प्लेयर्स के हाथों को हथकड़ी से बांधा गया था ताकि हारने के बाद उस रस्सी को कोई छोड़ ना सके और रस्सी के कटते ही वो सब नीचे गिर के मर जाए। अब जी उनके टीम की बारी थी और उनकी टीम काफी कमजोर थी और डरी हुई थी, पर प्लेयर नंबर 1 के एक्सपीरियंस और सैंगवो के तेज दिमाग के चलते वो लोग भी गेम जीत जाते हैं। सीरियसली कहूँ तो ये गेम देखने लायक था और प्लेयर नंबर 1 की स्ट्रैटेजी काफी सही थी जिसे देखकर तो काफी मजा आता है, पर सामने वाली टीम के 10 प्लेयर्स की डेथ के वजह से जीओन की टीम परेशान थी। इस बार रूम की लाइट्स ऑफ होने से पहले जीओन और उसकी टीम
टीम अपने टीम के चारों तरफ बाउंड्री बना लेती है और जीयून प्लेयर 101 को ये बोल के कंफ्यूज कर देता है कि अगर वो उसके टीम में होता तो वो सबसे पहले उसे मारता। ये सुनने के बाद प्लेयर 101 उस रात के अटैक के लिए अपनी टीम को मना कर देता है। जीयून की टीम 2-2 के ग्रुप में उस रात निगरानी करती है। यहाँ हम सैंगवो और अली के बीच एक अच्छे बॉन्ड को नोटिस करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर बॉडीज के ऑर्गन्स को निकालने के लिए गायब था रूम से। इस बार उस ऑपरेशन रूम में डिटेक्टिव वर्कर 29 की जगह पर था, क्योंकि उसने उस मैसेज को डिकोड कर लिया था जो वर्कर 29 के लिए था, और वो ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है कि इस गेम के अंदर एक और गंदा काम हो रहा है। पर वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन या फिर सबूत इकट्ठा करना चाहता था, इसीलिए वो सारी बातों को ध्यान से सुनता है। थोड़ी देर बाद वर्कर 28 और डिटेक्टिव खुफिया रास्ते से उन ऑर्गन्स को लेकर जाते हैं जो रास्ता वीआईपीज के लिए बनाया गया था। पर वर्कर 28 को डिटेक्टिव पर शक हो चुका था, इसीलिए वो उससे उसका असली पहचान पूछता है। पर डिटेक्टिव वर्कर 28 को वहां से मार के फ्रंटमैन के रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर को नेक्स्ट गेम के बारे में ना पता लगने के वजह से वो एक वर्कर को मार के उस रूम से भाग जाता है। पर डॉक्टर शुगर हनी वाले प्लेग्राउंड में आके फंस जाता है, जहां वो वर्कर उसे मारने ही वाला था कि फ्रंटमैन आके उस वर्कर को और डॉक्टर दोनों को मार डालता है, क्योंकि फ्रंटमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो लोग डेड बॉडीज के बॉडी पार्ट्स बेचते थे, पर उन लोगों ने रूल्स को तोड़ा था जो सबके लिए बराबर थे। कुछ देर बाद फ्रंटमैन को घुसपैठिए के उस बिल्डिंग में होने के बारे में पता चल जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए अपने वर्कर्स को लगा देता है। डिटेक्टिव को उस रिकॉर्ड रूम से पता चलता है कि उसका भाई जिसे वो ढूंढ रहा है वो 2015 में इस गेम का विनर रह चुका है। तभी फ्रंटमैन अपने रूम में पहुंचता है और एक फोन कॉल को रिसीव करता है जिसमें वो वीआईपीज के आने के बारे में कहता है, जो डिटेक्टिव सुन लेता है। नेक्स्ट गेम में सबको अपने साथ एक पार्टनर बनाना था, क्योंकि गेम में डॉक्टर के मरने के बाद 39 प्लेयर्स ही बचे थे, तो कोई एक प्लेयर विदाउट पार्टनर रहने वाला था। सैंगवो जीतने के लिए अली के साथ टीम बनाता है। प्लेयर 67 साई ब्योक प्लेयर 240 के साथ टीम बनाती है, और जीउन को जब पता चलता है कि प्लेयर नंबर 1 को कोई नहीं चुनने वाला है और उसे ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो वो अपनी परवाह ना करते हुए प्लेयर नंबर 1 के साथ टीम बना लेता है और प्लेयर 212 को वर्कर्स लेके चले जाते हैं, क्योंकि उसे किसी ने अपना पार्टनर नहीं बनाया था। सबको लगता है प्लेयर 212 को मार दिया गया है। नेक्स्ट गेम में सबको 10-10 कंचे दिए जाते हैं और इस गेम में सारे प्लेयर्स को अपने पार्टनर के साथ गेम खेलना था, और जो प्लेयर अपने पार्टनर के सारे कंचे जीत लेगा वो जीत जाएगा और उसका पार्टनर मारा जाएगा। अब सबकी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि सब अपने पसंद के प्लेयर्स के साथ थे। यहाँ हम एक हस्बैंड वाइफ को भी देखते हैं जिन्होंने साथ में टीम बनाया था। गेम स्टार्ट होता है और सबको 30 मिनट में गेम खत्म करना था। प्लेयर नंबर 1 तो अपने याददाश्त के चलते खेलने से मना कर देते हैं और जीयून उनके पीछे पीछे उन्हें खेलने के लिए मनाता है। सैंगवो ऑलमोस्ट गेम हार चुका था, पर वो अली को बेवकूफ बनाकर उससे सारे कंचे लेकर चला जाता है। जीयून बड़े मुश्किल से प्लेयर नंबर 1 को खेलने के लिए मनाता है, पर जीयून प्लेयर नंबर 1 के याददाश्त का फायदा उठा के उसके 9 कंचे ले लेता है। पर जब वो अपना एक कंचा लेकर वहां से जाने लगते हैं तो जीयून फिर से उन्हें खेलने को कहता है, पर प्लेयर नंबर 1 उसे कहते हैं कि उन्हें पता है कि उसने उनके साथ चीटिंग की है, पर फिर भी प्लेयर नंबर 1 उसे अपना लास्ट कंचा भी दे देते हैं और उसे अपना नाम बताते हैं ओ इलनम। प्लेयर नंबर 67 एंड 240 पूरे टाइम बैठकर अपनी स्टोरी एक दूसरे से शेयर करती हैं और लास्ट के कुछ मिनट्स में गेम खेलती हैं। प्लेयर 240 को लगता है कि प्लेयर 67 के पास ज्यादा बड़ा मोटिव है जिंदा रहने का, इसलिए वो जानबूझ के हार जाती है और साई ब्योक रोते हुए वहां से चली जाती है। गेम के बाद सब प्लेयर 212 को रूम में सही सलामत देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। उसे इसलिए एलिमिनेट नहीं किया गया था क्योंकि उसके पास पार्टनर नहीं था। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को अपने रूम में घुसपैठिए के होने के सबूत मिलते हैं, पर उसे वर्कर्स द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्हें आइलैंड पर
एक लाश मिली है, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद आइलैंड के एक हिस्से में फ्रंटमैन को वर्कर 29 की लाश डिटेक्टिव के आईडी के साथ मिलती है। अब वीआईपीज भी आ चुके थे। फ्रंटमैन उस गेम के मास्टरमाइंड को जाके वीआईपीज के आने की इंफॉर्मेशन देता है, पर वो मेन वीआईपी अपना मास्क उतार देता है और अदर वीआईपीज को ज्वाइन करने से मना कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस कपल में से हस्बैंड अपने वाइफ को गेम में खोने के बाद फांसी लगा लेता है और प्लेयर्स अब सिर्फ 16 ही बचे थे। नेक्स्ट गेम स्टार्ट होने से पहले सबको 1 से 16 के बीच में से एक नंबर को चुनना था और हम देखते हैं कि वीआईपीज अब सबको लाइव देख रहे थे। डिटेक्टिव अब एक वेटर का यूनिफॉर्म और मास्क पहन के वीआईपीज को सर्व कर रहा था। सारे प्लेयर्स अपना नंबर चुनते हैं, जिसमें जीयून सबसे लास्ट नंबर 16 पर था, साइबोक नंबर 15 पर और सैंगवो नंबर 14 पर था। इस बार गेम ग्लास स्टेपिंग स्टोन का था। ये गेम काफी ऊंचाई पर सेट किया गया था। इस गेम में कहीं नॉर्मल ग्लास और कहीं टेम्पर्ड ग्लास लगे हुए थे। टेम्पर्ड ग्लास 2 लोगों का वेट ले सकता था और नॉर्मल ग्लास 1 का भी नहीं। प्लेयर्स को सही ग्लास को चुनते हुए 16 मिनट में दूसरे तरफ पहुंचना था। एक एक करके सारे प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं और जो भी सबसे आगे होता है वो सही ग्लास ना चुन पाने की वजह से मारा जाता है। इसी तरह कई प्लेयर्स के मारे जाने के बाद जब प्लेयर 101 सबसे आगे पहुंच जाता है तो वो आगे बढ़ने से मना कर देता है और अपने साथ सबको मरने या फिर पीछे वालों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। पर प्लेयर 212 इस बार अपना बदला लेती है और प्लेयर 101 को अपने साथ लेकर कूद जाती है। मीनवाइल एक वीआईपी डिटेक्टिव को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है और उसे दूसरे रूम में ले जाता है। अब सिर्फ 4 ही प्लेयर्स बचे थे और जो प्लेयर सबसे आगे था वो एक ग्लास फैक्ट्री में काम कर चुका था, इसीलिए उसे ग्लास की पहचान थी। पर उसने बाकी प्लेयर्स की मदद इसलिए नहीं की थी क्योंकि बाकियों ने उसे हमेशा मारने की कोशिश की थी। वो चारों एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे थे और इसलिए वीआईपीज को कुछ मजा नहीं आ रहा था। फ्रंटमैन समझ जाता है कि नंबर 13 लाइट के रिफ्लेक्शन से ग्लास का पता लगा रहा है और जब लास्ट स्टेप बचा था उस टाइम लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस वीआईपी से सारी इंफॉर्मेशन लेकर वहां से जा चुका था और फ्रंटमैन को पता चलते ही वो उसका पीछा करता है। गेम में लाइट्स के ऑफ होने की वजह से नंबर 13 को ग्लास को पहचानने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और टाइम खत्म होता देख सैंगवो उसे लास्ट स्टेप पर धक्का देकर पता लगा लेता है कौन सा ग्लास सही है और तीनों टाइम रहते ही वहां से निकल आते हैं। टाइम खत्म होते ही सारे ग्लासेस अपने आप टूट जाते हैं जिसके वजह से तीनों घायल भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस आइलैंड से भाग निकला था सबूत के साथ और फ्रंटमैन उसका पीछा करता है। डिटेक्टिव दूसरे आइलैंड पर पहुंचने के बाद अपने चीफ को कॉल करता है पर नेटवर्क के वजह से अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाता। दूसरी तरफ अब जी उनको पता चल चुका था कि सैंगवो को सिर्फ पैसों से मतलब है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है। उन तीनों को फाइनलिस्ट होने के वजह से उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं। हम साइबोक को वॉशरूम में देखते हैं कि वो काफी बुरी तरह से घायल है, पर वो ये बात किसी को नहीं बताती। उन तीनों को उस रात काफी अच्छा खाना दिया जाता है जिसे जीउन और सैंगवो एंजॉय करते हैं, पर साइबोक काफी कमजोर होती जा रही थी अपने चोट के वजह से। दूसरे तरफ डिटेक्टिव अपने चीफ को सारे सबूत सेंड करता है पर नेटवर्क के वजह से वो भी सेंड नहीं हो पाता। फ्रंटमैन डिटेक्टिव को वापस अपने साथ उस आइलैंड पर चलने को कहता है पर डिटेक्टिव मना कर देता है। फ्रंटमैन डिटेक्टिव को अपना फेस रिवील करता है और वो और कोई नहीं उसी का भाई था जिसे वो ढूंढने उस आइलैंड पर आया था। फ्रंटमैन उसे बचाना चाहता था इसीलिए अपने साथ चलने को कहता है, पर डिटेक्टिव के मना करने पर फ्रंटमैन अपने भाई को भी उस गेम के लिए मार देता है। दूसरी तरफ डिनर के लास्ट में तीनों को एक एक चाकू दिया जाता है जिससे ये तो साफ था कि कोई किसी को भी मार सकता है। अब जीउन साइबोक को साथ में मिलकर सैंगवो को हराने को कहता है पर साइबोक उससे प्रॉमिस मांगती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसके भाई का ख्याल रखेगा। तभी जीउन सैंगवो को सोता देख उसे मारने जाता है पर साइबोक उसे रोक लेती है। जीउन नोटिस करता है कि साइबोक घायल है, वो हेल्प बुलाता है पर उसी बीच सैंगवो साइबोक को मार डालता है। अब जीउन के अंदर सैंगवो के लिए गुस्सा और बढ़ गया था। उन दोनों को लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्क्विड
स्क्विड गेम के लिए ले जाया जाता है, जिसमें जी उन ऑफेंस चुनता है और सैंगवो डिफेंस। ये वही गेम था जिसे स्टार्टिंग में जी उन ने जीता था। गेम स्टार्ट होता है और जी उन को गेम खत्म करके सर्कल तक पहुंचना था। दोनों में गेम के बीच काफी हाथापाई होती है और वीआईपीज उस गेम को एंजॉय कर रहे थे। लास्ट में जी उन सैंगवो को मारते मारते छोड़ देता है और गेम को खेलने से मना कर देता है, पर सैंगवो उसे ये कहते हुए खुद को मार डालता है कि उसकी माँ की मदद करना। वीआईपीज ये सब देखकर निराश होते हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे वो हुआ नहीं था। वो वायलेंस देखना चाहते थे, पर दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती को पहले चुना। खैर, जी उनको उसके घर वापस एक एटीएम कार्ड के साथ छोड़ दिया जाता है, जिसे चेक करने पर उसे सारे पैसे उसी अकाउंट में मिलते हैं। पर वो घर जाके अपने माँ को मरा हुआ पाता है और वो ये देखकर खुद को संभाल नहीं पाता कि जिस माँ के इलाज के लिए वो इतने लोगों को मार के आया है वो अब जिंदा नहीं है। 1 साल बीत जाता है और जीउन अपने गेम के एक्सपीरियंस से अभी भी ट्रॉमेटाइज था और उसने उस पैसे को भी यूज नहीं किया था। एक दिन उसे एक गोल्ड गेम इनविटेशन कार्ड मिलता है और उसमें लिखे एड्रेस पर जाने पर उसे प्लेयर नंबर 1 ओइलनम मिलते हैं, जो अभी भी जिंदा थे और वो एक वीआईपी या फिर गेम के होस्ट थे, जिन्होंने गेम को खेलने के बाद वीआईपीज को ज्वाइन करने के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें गेम खेलने में जितना मजा आया था उतना मजा उन्हें गेम देखने में कभी नहीं आया। ओइलनम उसे बताते हैं कि इस गेम का मास्टरमाइंड वही है और ये गेम उन्होंने अपने बोर्ड सुपर रिच लोगों के लिए बनाया है। वो उसे बताते हैं गरीब और अमीर दो अलग जिंदगी जीते हैं और वो तो उन दोनों के जिंदगियों में से उस रास्ते को ढूंढना चाहते थे जिससे उन्हें खुशी मिले। वो उसे याद दिलाते हैं इंसानियत जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं बची है, क्योंकि जीउन और उसके साथियों ने कुछ पैसों के लिए कितने सारे लोगों को मरते देखा। ओइलनम स्ट्रीट पर बैठे एक ड्रंकन आदमी के ऊपर शर्त लगाते हैं कि अगर उस आदमी को मिडनाइट से पहले हेल्प नहीं मिली तो वो जीतेंगे, और अगर उसे हेल्प मिडनाइट से पहले मिल गई तो जीउन जीत जाएगा। उस आदमी को 12 बजे से पहले ही मदद मिल जाती है, पर वो देखने के लिए ओइलनम जिंदा नहीं बचे थे। आखिरकार वो अपने ब्रेन ट्यूमर के वजह से मर चुके थे। आखिर में जीउन साइबियोक के भाई को अनाथालय से छुड़ाकर सैंगवो के माँ के पास छोड़ता है और उन्हें सैंगवो और साइबियोक का शेयर देके अपनी बच्ची के पास जाने के लिए बोर्ड करने ही वाला होता है कि उसे वही आदमी मेट्रो स्टेशन पर एक और गरीब लाचार के साथ गेम खेलता दिखता है। और जब जीउन उस आदमी से उस कार्ड को लेकर उस नंबर पर कॉल करता है तो उसे एक धमकी मिलती है कि उसे अब उस गेम के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपनी फ्लाइट लेके यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये सुनते ही जीउन उन लोगों का पता लगाने निकल पड़ता है, क्योंकि अब तो ओइलनम भी मर चुके थे और उनके साथ ये गेम भी खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ खत्म हो जाता है। मुझे इस सीरीज में एक चीज समझ नहीं आई, सब जानना चाहते थे कि अगला गेम क्या होगा, पर उन प्लेयर्स ने उस रूम के दीवारों को शायद ठीक से देखा नहीं था जहाँ पर उन सारी खेली गई गेम्स की ड्राइंग्स पहले से ही बनी हुई थी। इस चीज को छोड़ के ये सीरीज काफी अच्छी है। ओइलनम की अगर कुछ चीजें देखी जाए तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो वीआईपीज में से एक है। जैसे सबसे पहले गेम में प्लेयर्स के मरने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो गेम खेलते जाते हैं, और पहले हमले में भी प्लेयर नंबर 1 के चिल्लाने से ही फ्रंटमैन ने लाइट्स ऑन करवा के लड़ाई रुकवाई थी। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।